हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे थे, जो क्लास 9 का बायो का चैप्टर है। ठीक है, अपन उसमें काफी सब कुछ कर लिया था। जैसा वो चैप्टर नंबर 5 है, अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जैसे अपन ने पूरे मेन पार्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस और फिर साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपन ने स्ट्रक्चर देखा, फंक्शंस देखे, फिर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, फिर साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर और उसके अंदर के ऑर्गेनेलीज, ये सब देखा। ऑर्गेनिज्म अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? तो अपन ने पढ़ लिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो डिवाइडेड था स्मूथ में और रफ में। फिर अपन ने पढ़ा था गोल्गी बॉडीज, फिर लाइजोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स और लास्ट में वैक्यूल्स। तो अपन ने सारी ऑर्गेनेलिज भी पढ़ ली थी। अपन मेनली चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो अपन इस क्लास में क्या करने वाला? तो अपन इस क्लास में क्या करेंगे? अपन इस क्लास में एनसीईआरटी से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अपन का एक लास्ट टॉपिक बच गया है सेल डिवीजन, तो अपन वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन का मतलब मेन पार्ट। ठीक है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, सेल का जो डिवाइड होना होता होगा उसको अपन सेल डिवीजन बोलते होंगे। अब अपन सेल डिवीजन होता है कि अपन ह्यूमन में होता है कि प्लांट में होता है, किस में होता है? तो ये दोनों में होता है। ये प्लांट सेल का भी पार्ट है और ये एनिमल सेल का भी पार्ट है। अब सेल डिवीजन से क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब अपन इन्फेंट होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, फिर अपन एडल्ट होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तो अपन की बॉडी का स्ट्रक्चर, फ्रेम, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि अपन की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो अपन के सेल्स जो है कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। इस चीज ये क्यों हो रहा होगा? क्योंकि सेल डिवाइड होता होगा, तभी तो होता है। तो अपन का जो सेल डिवीजन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है अपन की ग्रोथ के लिए, फैट गेन के लिए, हेल्थ गेन के लिए, सब कुछ अपन का सेल डिवीजन ही रेस्पॉन्सिबल है। अपन के बर्थ के लिए भी सेल डिवीजन ही रेस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं, है ना। गेमेट फॉर्मेशन जो होता है ना, वो भी सेल डिवीजन से ही आते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन काफी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अपन अगर बायो लोगे आप 11th 12th में, तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर। सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से ही चैप्टर दे दिया पूरा कि सेल डिवीजन का अलग ही चैप्टर। ठीक है, तो अपन को सेल डिवीजन पढ़ना है। अभी स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है वो क्या होता है? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स फ्रॉम अनदर सेल इज नोन एज सेल डिवीजन। ठीक है, इसको अपन डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, सेल डिवीजन के टाइप्स लिख देते हैं। सेल डिवीजन दो टाइप्स हो सकते हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। ठीक है, एक है इसका मियोसिस और एक है इसका माइटोसिस। तो अपन पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में दो डिफरेंट टाइप के। कभी कभार माइटोसिस होता है, कभी कभार मियोसिस होता है। तो मियोसिस जो है ना, वो बहुत ही अलग टाइप का है। ठीक है, तो मियोसिस को एक बार हार्ड है, थोड़ा हटाओ। जैसे अपन नॉर्मली बोल रहे हैं कि नॉर्मली अगर मेरी हाइट बढ़ रही है या मैं ग्रोथ कर रहा हूँ या मेरे को कोई इंजरी हो गई है, तो इंजरी पे वापस मेरी स्किन आ जाती है ना, तो वो वाला कौन सा सेल डिवीजन है जो नॉर्मल होता है? तो वो होता है नॉर्मल वाला माइटोसिस। तो अपन पहले पढ़ते हैं माइटोसिस क्या है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं माइटोसिस से। ठीक है, तो माइटोसिस क्या होता है? सबसे पहले तो ये, तो माइटोसिस क्या है? जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल होता है, फिर उसमें न्यूक्लियस होता है, और अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और सेल डिवीजन के टाइम में अपन ने ये भी पढ़ा था कि वो जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो हट जाता है और क्रोमोजोम आ जाते हैं। और क्रोमोजोम क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, क्रोमोजोम जो होता है ना, वो सेल डिवीजन के टाइम में आते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोजोम्स में। ठीक है, क्रोमोजोम्स में जाता है। अब क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो गया है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? सेल डिवाइड होगा। तो क्रोमोजोम्स होते हैं ना, वो पेयर में होते हैं। कितने पेयर में होते हैं? तो हर ह्यूमन के एवरेज ऐसे निकालें, जैसे हर अपन का कोई भी सेल हुए तो उसमें कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? तो क्रोमोजोम्स होते हैं पेयर में 23 पेयर में। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। पेयर्स है इसका हर एक में दो दो होंगे। तो अगर 23 पेयर्स हैं तो उसका मतलब ओवरऑल कितने होंगे? 46 क्रोमोजोम्स है। तो अपन के ह्यूमन के नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। अब इसमें 23 पेयर में से 22 जो पेयर होते हैं ना, वो तो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के जैसे ही लगते हैं। 22 पेयर्स, है ना, 22 पेयर्स तो एकदम आइडेंटिकल हैं। ठीक है, दे लुक आइडेंटिकल, और वी कैन से दे लुक सेम टू ईच अदर। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल। लेकिन एक पेयर है ना, वो दोनों डिफरेंट होता है, तो वो सबसे अलग है और उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, है ना, सेक्स क्रोमोसोम। वो एक्स वाई वाला आएगा 10th क्लास में, कि जैसे अपन
शायद 8th में भी आपने पढ़ा ही होगा कि बर्थ होता है ना, कि बॉय डिसाइड होगा कि गर्ल होगा, ये सब अपन डिसाइड होता है क्रोमोसोम से डिसाइड होता है, वो क्रोमोसोम्स जो 23 वाला ना उससे, ठीक है। और ये आ गया अपन के 22 पेयर्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 वाले को सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे, 22 बिल्कुल सेम होते हैं, तभी इनको बोल दिया ऑटोसोम्स। और ये पूरा स्ट्रक्चर है, 23 पेयर्स ह्यूमन में होते हैं। तो अब बनाते हैं माइटोसिस में क्या होता है। तो माइटोसिस वाला कैसा सेल डिवीजन है। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, जैसे ये सेल है, ये इसकी न्यूक्लियस है, इसको पता है कि अब ये मैच्योर हो गया तो अभी डिवाइड होगा, तो ये अंदर ही अंदर एक स्टेट ले लेता है ऐसे, इसकी न्यूक्लियस ऐसे हो जाती है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगी, और अगले स्टेप में क्या होगा, दो नए सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप रहता है, ऐसे ऐसे स्टेप्स रहते हैं। अब अपन को इन स्टेप्स के बारे में पता नहीं होना चाहिए, जैसे अपन आगे आगे पढ़ोगे ना तो इसके कुछ नाम होते हैं, जैसे माइटोसिस फेज 1, फिर ये साइटोकिनिन, ऐसे करके एनाफेज, मेटाफेज, ऐसे करके अलग अलग नाम है, और वो तो हायर क्लासेस की बात है। तो अपन को कोई भी फेज नहीं पढ़ना है, अपन को बस यही पढ़ना है कि एक सेल गया, फाइनली वो दो सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है, दो सेल में डिवाइड हो गया, और ये जो दोनों सेल है ये बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, जो पुराने सेल था ना उसके जैसे जैसे ही है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, जैसे सेम स्किन सेल है तो स्किन सेल ही है, ऐसे करके बिल्कुल आइडेंटिकल है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में सेम है। ठीक है, तो माइटोसिस में अपन इतना डायग्राम नहीं बना के सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं जो बुक में मेंशन है। ठीक है, ये अपन का न्यूक्लियस था, ये डिवाइड हो गया दो में, एक न्यूक्लियस और ये एक न्यूक्लियस। तो बस इसको कुछ नाम दे देंगे। ये क्या है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है, इसको मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, और पेरेंट सेल बोलो क्योंकि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। और ये जो बनते हैं उनको बोलते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये है डॉटर सेल्स, जो दोनों बने हैं डॉटर सेल्स है, ये माइटोसिस होता है। अब देखो इसमें क्रोमोसोम्स 23 है, 23 क्रोमोसोम्स है, तो इसमें भी 23 है और इसमें भी 23 है, बिल्कुल इक्वली सब कुछ डिवाइड होता है, आराम से डिवाइड होता है। 23 क्रोमोसोम दोनों आइडेंटिकल होते हैं मदर के। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, माइटोसिस वाला। एक सेल होता है, सेल डिवाइड होता है दो में, और जो दोनों सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये अपन को आ गया पूरा। और ये नॉर्मली हर जगह होता है, इंजरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, या फिर अपन मास गेन कर रहे हैं, सब में जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, तो वो हो रहा है माइटोसिस वाला। अब अपन आते हैं नेक्स्ट वाले पे, वो है मियोसिस, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ओप्पो A74 की अनबॉक्सिंग। ऐसा कुछ नहीं है, मियोसिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मियोसिस, मियोसिस क्या है, तो मियोसिस थोड़ा अलग वाला है। इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड होता है, जैसे ये सेल है, ये सेल डिवाइड हुआ कैसे, दो में, दो सेल में पहले डिवाइड हुआ, और वो जो दो सेल है ना वो फर्दर और डिवाइड हो जाते हैं, तो फाइनली मुझे चार सेल मिलते हैं, है ना। आपने माइटोसिस में क्या देखा था, माइटोसिस में देखा था कि फाइनली मुझे एक सेल से दो सेल मिले थे, है ना, माइटोसिस में दो सेल थे। लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है, एक सेल से मुझे फाइनली 4 सेल्स मिलते हैं, तो सेल डिवीजन में 4 सेल आते हैं। और एक और चीज क्या होती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो हाफ हो जाते हैं, हाफ हो गए। जैसे इसमें 23 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 23 पेयर्स है ना, 23 पेयर्स मतलब टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए। तो इस वाले में इसके हाफ हो गए, इसका मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम्स के पेयर नहीं है, अब इसमें 23 ही अवेलेबल है। इसके बाद नंबर लिखते हैं ना, ठीक है, नंबर लिखना ज़्यादा सही है, पेयर लिखना है तो प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने बोला इस वाले सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, क्योंकि 23 पेयर है तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 46। इस वाले में कितने होते हैं, उसके हाफ 23, और इस वाले में भी 23। तो जो ओवरऑल फाइनली जो मुझे सेल मिलता है ना वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला होता है। ठीक है, जैसे इसमें स्टार्टिंग में 46 थे और फाइनल जो सेल मिला है उसमें सिर्फ 23 सेल्स हैं। और एक और चीज, इसमें दो डॉटर सेल्स नहीं, इसमें 4 डॉटर सेल्स हैं, 4 डॉटर सेल आ रहे हैं एक सेल से। तो इस टाइप के जो सेल डिवीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, मियोसिस। पर ये तो इनकम्प्लीट हो गया ना, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो गए तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हाफ है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हाफ है तो न्यूक्लियस एक तरीके से अधूरा है। तो क्या कोई ऐसा ह्यूमन बींग होगा उसमें ऐसे सेल्स होते होंगे जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, ये मान लो कि ये कुछ है, ये बॉय है, अब एक और सेल आया गर्ल का, और गर्ल में भी मियोसिस ही हुआ था, तो गर्ल के सेल के अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स है, 23।
ठीक है, इसमें भी 23, और ये दोनों फ्यूज हो गए, फ्यूज होकर एक नया सेल बनाते हैं, 23 मिल गए, 23 मिल गए, तो अभी कितना हो गया 46, वापस बराबर हो गया सब। तो समझ आ रहा है, थोड़ा दिमाग जा रहा है कि कहाँ से ये सब हो रहा होगा। तो मियोसिस वाला जो होता है ना सेल डिवीजन, वो किस टाइम पे होता है, जब एक न्यू बॉर्न बेबी होने वाला होता है। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी कैसे बनता है, मेल सेल आता है, फीमेल सेल से फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, गेमेट फॉर्मेशन होता है ना, स्पर्म और जो ओवा सेल होते हैं वो मिक्स होते हैं, फिर एक जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होता है, उसमें सब कुछ बराबर हो जाएगा, तो ये जाइगोट है जिसमें वापस सब बराबर हो गया। तो मेल के कैरेक्टर्स भी आ गए, फीमेल के कैरेक्टर्स भी आ गए, तभी अपन जो ऑफ स्प्रिंग है ना, अपन को ऐसे बोलते हैं ना, अपन मम्मी और पापा दोनों के कैरेक्टर्स लेके आए। दोनों कैरेक्टर्स कैसे लेके आए, हाफ हाफ क्रोमोसोम से, है ना। तो मियोसिस वाला जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो सेल डिवीजन होता है, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम है। तो मियोसिस किससे रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन मतलब न्यू ऑफ स्प्रिंग बनेगी ह्यूमन की, ठीक है, रिप्रोड्यूस जब होता है ना तब। तो ये होता है मियोसिस का। माइटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंस क्या होला, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि माइटोसिस में जो होता है वो नया जो सेल डिवाइड होते हैं वो 2 होते हैं, मियोसिस में 4 होते हैं। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहते हैं, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के पेयर के हिसाब से उसको ऐसे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बोलते हैं, है ना। तो डिप्लॉइड होते हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम्स है ना। तो ये जो सेल है ये डिप्लॉइड है, और ये जो सेल है इसमें 23 थे ना, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मियोसिस में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, उसमें डिप्लॉइड होते हैं माइटोसिस में। तो ये पूरा था सेल डिवीजन के बारे में। मेन में अपन ने पढ़ लिया कि माइटोसिस कब यूजफुल होता है, मियोसिस कब यूजफुल होता है, और जनरल लाइफ में अपन कहाँ कहाँ इसको देखते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन के टाइम में मियोसिस, और ग्रोथ इनों के टाइम में माइटोसिस। जनरली कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है, तो माइटोसिस। ठीक है, तो अपन भी पूरा आ गया। अब अपन आते हैं आगे, और अपन आगे आते हैं क्वेश्चंस डिस्कस करने में, क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी चैप्टर खत्म हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अपन ने जो भी क्वेश्चंस करे हैं या फिर जो भी अपन ने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस, बस थोड़ा बहुत डिस्कस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, पढ़ लो एक बार। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये कह रहे हैं कि CO2 जैसे जो सब्सटेंस है और जो वाटर जैसे सब्सटेंस है, वो सेल के अंदर मूव इन और मूव आउट कैसे करते हैं। तो अपन पढ़ ही चुके हैं ना, जो भी गैसेस होती है, CO2 या O2 जो गैसेस है, गैसेस जैसे O2 और CO2 जो है वो मूव करती है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस हुज नेम इज डिफ्यूजन, है ना। गैसेस एक्सचेंज होती है डिफ्यूजन की हेल्प से। ठीक है, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा वहां पे वो जाएगी, मतलब मूवमेंट करेगी, तो गैसेस डिफ्यूज हो जाती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वाटर का मूवमेंट भी अपन देख चुके हैं, वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस की हेल्प से। ठीक है, वाटर अगर सेल के बाहर ज्यादा है तो अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर ज्यादा है तो बाहर चला जाएगा, तो इस तरीके से मूवमेंट होता है। अब जितने मार्क का क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप उसको बना देना, लेकिन मेन पार्ट्स ये आने चाहिए कि gases move in and out of the cell with the help of a process whose name is diffusion, and water moves in and out of the cell with the help of a process whose name is osmosis. ठीक है, और फिर ये भी बोल देना कि osmosis is the process in which water flows from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane, and diffusion is the process in which gases move in and out of the cell from higher concentration to its lower concentration. ठीक है, थ्योरेटिकल बन जाएगा ये क्वेश्चन, जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा अपन बना सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी मैंने इसको ले लिया। आते हैं अपन सेकंड पे, एक मिनट। हाँ, ये वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपन की जो सेल है, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबको अलाउ नहीं करती है, ऐसा नहीं कि कोई भी अंदर आ जाओ, ये कुछ ही चीजों का अलाउ करेगी जिसका यूज है, जैसे O2 का यूज है उसको अलाउ कर दिया, CO2 का यूज है, अब इसमें यूरिया की जरूरत ही नहीं तो उसको अलाउ नहीं करेगी, है ना। तो ये कुछ ही चीजों को अलाउ करती है, तो ये सेलेक्टिव चीजों को अलाउ करती है, इस वजह से इसका नाम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सबको अलाउ नहीं करती है ना। तो बस का रीजन यही है कि इट अलाउज सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू कम इन इनसाइड द सेल, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड चीजों को अंदर अलाउ करती है, उसकी वजह से उसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, तो अपन उसको ये लिख देंगे, 1 या 2 नंबर का, 1 नंबर का ही आएगा। फिर वाई आर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स। ठीक है, सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं, तो
लाइजोसोम्स जो होता है ना, लाइजोसोम्स, इनके अंदर होते हैं एंजाइम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और लाइजोसोम्स की ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है। अगर वो मेम्ब्रेन हट जाएगी तो क्या होगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होंगे वो सेल में लीक हो जाएंगे। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होता है, पूरे पार्ट को डाइजेस्ट करना। तो वो सारी ऑर्गेनेलिज को डाइजेस्ट कर लेंगे, सारे ऑर्गेनेलिज डाइजेस्ट कर लेंगे, मतलब सेल खत्म हो गया पूरा। तो एक तो ये होता है, तभी उसको बोलते हैं लाइजोसोम जो है सुसाइडल बैग्स है। और ये ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन खराब हो गई तो सेल खराब हुआ, कभी कभार क्या होता है, सेल की कुछ ऑर्गेनेली ढंग से फंक्शन करना बंद कर देती है, ठीक है, तो उसको लगता है, अब सेल को लगता है कि अभी हम किसी काम का हो नहीं, तो वो लाइजोसोम को ऑर्डर देता है कि हो जाओ ब्लास्ट। तो एंजाइम्स की वजह से वो पूरे पार्ट को डाइजेस्ट कर सकती है, उसकी वजह से सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, तो तभी इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। ठीक है, कुछ नया था नहीं इसमें, ये तो अपन पढ़ चुके थे अच्छे से, तो कोई बात नहीं। आगे आता है, अ पर्सन टेक्स कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, solution of salt after some time he starts vomiting, what is the phenomena responsible for such a situation, explain। क्या कह रहे हैं, एक पर्सन है, उसने सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड, पी लिया, और थोड़ी देर के बाद उसको क्या हुआ, उसको उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, सॉल्ट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। और अपन ने पढ़ा कि दो टाइप के सॉल्यूशन होते थे, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक जो होता है वो वेरी कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है वो, और हाइपोटोनिक मतलब थोड़ा लेस कंसंट्रेटेड होता है, इतना ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड नहीं होता, ठीक है, वेरी कंसंट्रेटेड और लेस कंसंट्रेटेड, ये हो गया। और अपन को ये भी पता है कि जो मूवमेंट होती है सॉल्यूशन अगर अपन आसपास रखेंगे, जैसे मैंने ऐसे बोला कि ये सेल है, ये सेल है, और इसके आसपास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ गया जो कंसंट्रेटेड है, तो सेल का सारा वाटर लूज हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपन ऐसा बोल सकते हैं वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। जहाँ पे सॉल्ट का हायर कंसंट्रेशन होगा ना, वाटर वहां मूव करता है लोअर से, तो सेल के अंदर तो लोअर कंसंट्रेशन है सॉल्ट का, ठीक है, तो वाटर मूव कर गया बाहर, और उसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाता है ना। तो ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन था वो क्या था, हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक में क्या था, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो यही होता है, अपन ने जब जो भी इंसान होगा ना, उसने क्या करा होगा, नमक का पानी पिया होगा, तो उसके स्टमक की वॉल्स, जैसे स्टमक ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ ऑर्गन होता है स्टमक। अब क्या हुआ, इसमें क्या आ गया, सॉल्टी सॉल्यूशन आ गया, सॉल्टी सॉल्यूशन आ गया, तो ये कंसंट्रेटेड है, तो स्टमक की वॉल्स में सारा वाटर रिलीज हो गया, रिलीज हो गया, तो वो क्या हो गई, डिहाइड्रेट हो गई, डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग्स हो गई, तो उसकी वजह से सारा वाटर रिलीज हो गया, उसको वॉमिट्स होना स्टार्ट हो गए। तो कभी भी अपन बहुत ज़्यादा सॉल्टी पानी पी लेंगे तो वॉमिटिंग हो सकती है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और उसकी वजह से सारा वाटर रिलीज हो गया स्टमक का, या फिर अपन के एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल मतलब ईसोफेगस का भी रिलीज हो सकता है, और आगे तक चला गया हो, क्या पता स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां तक का सारा पानी रिलीज हो गया और वाटर रिलीज हो गया बाहर आ रहा है, ठीक है, तो हाइपरटोनिक में कभी भी ऐसा करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, मैंने एक जगह बहुत सोपी सॉल्यूशन से हाथ धोए, और मैंने देखा कि मेरे जो फिंगर्स था ना वहाँ पे रिंकल्स आ गए, रिंकल्स क्यों आए, उसका रीज़न है सोपी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्टी है, और सॉल्टी होने की वजह से क्या हुआ, सारा वाटर लूज हो गया, सारा वाटर लूज हो गया, तो मेरे तभी रिंकल्स आ गए, है ना, हाइपोटोनिक का ही मेन खेल है, ठीक है, इसको हटाना नहीं चाहिए था, पड़ा रहता है ये। चलो अपन आगे चलते हैं, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, लिपिड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं, वो कहाँ कहाँ पे बनते हैं, तो मैंने पढ़ा ये पूरा काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दे आर मेनली सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ। तो जो फैट्स और लिपिड्स होते हैं ना वो तो बनते हैं स्मूथ में, और जो रफ होता है वो बनाता है प्रोटीन। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, एंड लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड फिर ये हेल्प करते हैं दोनों को सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, है ना। तो मेन में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट वो लिख देना कौन कौन होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है प्रोटीन, स्मूथ में बनता है अपन का लिपिड्स, ठीक है, क्वेश्चन छोटा ही था, वन वर्ड टाइप था तभी।
आते हैं अपन आगे, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होती है, कल ये अपन ने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। रीजन क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो हेल्प करती है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने में। ठीक है, ग्लूकोज का फाइनल ब्रेकडाउन करने में हेल्प करती है CO2, H2O और ATP के फॉर्म में। तो उसका रीजन क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन विच वी आर गेटिंग ATP एज द एनर्जी पैकेट, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ATP बनते हैं, क्रैब साइकिल होती है जिसमें ग्लूकोज मतलब पायरुवेट का और ब्रेकडाउन होता है जिससे ATP बनता है, खाने का जो ब्रेकडाउन होता है ना वो। तो अपन को ATP मिल गए। ATP क्या होता है, एनर्जी पैकेट। तो एनर्जी पैकेट किसने बनाया, किसने हेल्प करी, तो किसने हेल्प करी, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, रीजन क्या है, ATP बनाने में हेल्प करता है। फिर अपन थोड़ा ATP का फुल फॉर्म वापस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोई कोई बच्चे को नहीं पता होगा, तो वो होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये पूरा अपन का हो गया। ये क्रैब साइकिल होती है, पायरुवेट भी होता है बीच में वैसे तो पायरुवेट अभी नहीं लिखा मैंने क्योंकि अपन की लेवल का नहीं है ना, अपन को पता भी नहीं है ना अभी, वैसे लेवल तो क्या किसी किसी को पता होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हो गए अपन ने डिस्कस, आज के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। मेन जो थे वो सब अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन एक बार माइटोसिस और मियोसिस जो पढ़ा ना उसका डिफरेंस लिख देते हैं। सेल डिवीजन जो अपन ने पार्ट पढ़ लिया, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी तो लिखना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस, माइटोसिस और मियोसिस। फर्स्ट डिफरेंस तो अपन ने पढ़ा कि माइटोसिस जो होता है ना वो जनरल होता है, जनरली जो भी अपन का सेल डिवीजन होता है उसको माइटोसिस बोलते हैं। और माइटोसिस जो है ना उसमें जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है वो कितने बनते थे, तो 2 बनते थे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, इन माइटोसिस वन सेल gets divide to form 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स बनाने में ये करता था काम, 2 डॉटर सेल्स। और अपन इसमें क्या लिखेंगे, ये का यही लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, इन मियोसिस 1 सेल्स गेट्स डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। तो मैं सिर्फ यहां लिख देता हूँ 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो जाएगा माइटोसिस का और मियोसिस का। ठीक है, ये अपन को आ गया। अपन आते हैं सेकंड डिफरेंस पे, इसको हटा देता हूँ, फर्स्ट डिफरेंस तो लिख दिया ना, देख लो एक बार। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सेकंड डिफरेंस पे आता है। सेकंड डिफरेंस आता है कि ये जो रिप्रोडक्शन तो जनरली होता है और ये जो होता है किसके टाइम होता है, तो ये होता है रिप्रोडक्शन के टाइम। तो दे जनरली अकर, जनरली जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, जनरली जो भी सेल डिवीजन हो रहा है वो ये हो रहा है, दे जनरली अकर। और इसका लिख देते हैं दे अकर एट द टाइम ऑफ ठीक है, तो जनरली अकर दे अकर एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये अपन को आ गया माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। ठीक है, अपन आते हैं नेक्स्ट वाले पे और नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक और डिफरेंस तो पढ़ना होगा, एक और डिफरेंस क्या होता है, तो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड डिफरेंस पे। थर्ड डिफरेंस क्या है, तो थर्ड डिफरेंस ये है कि अपन ने देखा कि माइटोसिस जो था ना उसमें क्या हो रहा था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहते थे और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते थे। उसका एक पॉइंट बनाया था ना कि वैसे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जैसे दे फॉर्म अ सेट ऑफ डिप्लॉइड। ठीक है, इसमें डबल क्रोमोसोम्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। डबल तो मतलब क्या, नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं। डिप्लॉइड क्रोमोसोम जो सेट बनता है, 2 सेल्स बनते हैं, दोनों में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इसमें हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो 23 ही होते हैं और इसमें 46 होते हैं।
है ना। तो ये इसका मेनली थर्ड डिफरेंस आ गया। तो 3 डिफरेंस आने चाहिए अपन को, 3 बहुत है माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। और इसके फेसेस होते हैं, एनाफेस, मेटाफेस और ये, पर अपन को ये सब नहीं पता होना चाहिए क्योंकि ये हायर क्लासेस में वापस पढ़ोगी। 11th-12th में सेल डिवीजन का पूरा चैप्टर होगा तो अपन को एनसीईआरटी का अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो बस अपन को ये पता होना चाहिए कि 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। मियोसिस होता है रिप्रोडक्शन के टाइम में, जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फ्यूज होते हैं ना, तब वो वाला जो रिप्रोडक्शन वाला टाइम होता है, उस टाइम में मियोसिस होता है। और जब अपन माइटोसिस बोल रहे हैं तो जो माइटोसिस है वो जनरली होता रहता है, इंजरी जब होती है, अपन की हाइट गेन होती है, इन सब में माइटोसिस, है ना। तो ये पूरा था अपन का, सारा अपना पूरा मेन पार्ट सारे कर लिया। अब अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे वो कौन कौन से हैं। सेल पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अपन का एक मेन जो ऐसे बोले ना कि ये पार्ट जो है, या फिर ऐसे कि इस अपन इससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन नहीं करे, वो कौन सा है, तो वो फंक्शंस वाले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन ने पूरा पढ़ा, अपन उसके फंक्शंस भी देखे। तो इस क्लास में मैंने उसके फंक्शंस नहीं डिस्कस करे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं लिए क्योंकि अपन ने ऑर्गेनेली जब पढ़ी थी सारे फंक्शंस एक एक करके डिस्कस करे ही थे। तो आपने फंक्शंस को पढ़ना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं, गोल्गी बॉडीज के फंक्शंस क्या होते हैं, और लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपन को ऐसा बोल सकते हैं, ड्रॉ एनी 2 ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल एंड राइट देयर फंक्शंस। तो अपन को 2 ऑर्गेनेलीज को ड्रॉ करना होगा, उसके फंक्शंस लिखने होंगे, तो ऑर्गेनेलीज के डायग्राम आने चाहिए। तो डायग्राम अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड के देखे ही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी देखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के भी देखे हैं, किसी के भी बना देना, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत है, अपन नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।